बी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया। मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। याद होगा आपको, ये हो गया अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हमने बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये हमारा जो अर्धशुष्क वाला प्रदेश पूरा पढ़ लिया था। घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, उच्च भूमि, लोनी, इसको भी पढ़ लिया था। अरावली को कल की क्लास में हम पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इस वाले प्रदेश को, यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश का नाम क्या है आज हम पढ़ेंगे इसको मुख्य रूप से, तो इसको कहेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बारे में आज इन डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, यकीन के साथ में बोल सकता हूं। इतना कि मैंने जो पढ़ाई जितनी भी क्लास हो चुकी हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। 90% तक ये गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, चलो तो इस प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल में समझेंगे। और ये जो मैदान, ये कैसा प्रदेश है, ये देखो यहाँ पर मैदान लिख रहा है, ये मैदानी प्रदेश। अब मैदानी प्रदेश है मतलब क्या है सर इसका? मैदानी प्रदेश के मतलब यहाँ पर फसल ज़्यादा होगी। आपको पता है मैदान होगा तो फसल ज़्यादा होगी, मतलब पानी की जल की उपलब्धता भी सर अच्छी होगी। बिल्कुल सही है। और जब मैदान है तो यहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे। आपको पता ऑब्वियस सी बात है, जब मैदान होगा तो लोग भी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस वाले प्रदेश का जो जनघनत्व है वो भी ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर सिंचाई होती है, यहाँ पर जल का स्तर वो भी ऊंचा स्तर रहता है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ठीक है भाई, यहाँ पर कुएं और नलकूपों की सहायता से सिंचाई ज़्यादा की जाती है। गेहूँ, सरसों, ये फसलें मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन किया जाए। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो इसी के बारे में इन डिटेल में समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप सभी चीज़ों को सुनते समझते जाएंगे और नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाएंगे। प्रॉपर चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास की तरह ही। अज्यूम करें कि ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और सर हमें लिखा रहे हैं और आप लोगों को लिखते हुए जाना है। ठीक है भाई, चलो। और भाई सभी अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जो प्रीवियस क्लासेज हैं उन सभी क्लासेस को देखें, रेगुलर सभी क्लासेस को देखें, नोट्स बनाएं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप लोगों को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया, व्हाट्सअप नंबर, वहां पर आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि सर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं हमारा मैदानी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश का सबसे पहले बात करेंगे, ये जो मैदान है मैदानी प्रदेश का सर निर्माण कैसे हुआ था? क्या निर्माण कैसे हुआ सर? निर्माण की प्रक्रिया क्या रही थी? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था गोंडवाना और जो पेंजिया का दो भागों में विभाजन किया था हमने। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये पेंजिया थी, इसका दो भागों में विभाजन किया था। ऊपर को अंगार लैंड बोला था, नीचे को गोंडवाना लैंड बोला था। यहाँ पर 33 महासागर हो गया। क्या 33 सागर का यहाँ पर विकास हुआ और 33 सागर का ही अवशेष माना जाता है। अब यहाँ पर अब सागर में क्या आती है? नदी आती है। क्या आती है? नदी आती है, बिल्कुल। तो आपको बताना होगा इसका निर्माण हुआ था नदियों द्वारा या फिर नदियों के निक्षेप से। किसके? सिंपल भाषा में लिख देता हूं, नदियों के निक्षेप। ठीक है, निक्षेप के जमा होने से। तो इसका निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा हुआ? नदियों का जो निक्षेप आए, जो नदियां से निक्षेप बोले तो जो धूल वगैरह जैसे पर्वत, देखो यहाँ पर देखो एक ये पर्वत श्रृंखला है भाई, एक दूसरी ये पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत है, ये देखो अरावली पर्वत है। ये कौन सा है? देखो इसका भी निर्माण कैसे हुआ था, देखो एक बार समझ लो। इधर ये हमारी अरावली पर्वतमाला है और इधर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सा? विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला है। अब ये जो दोनों पर्वतमालाएं थी इनके बीच में क्या हुआ? यहाँ पर देखो जब बारिश होगी तो धीरे धीरे नदियों का पानी इसमें आएगा और जब ये जो चट्टान है धीरे धीरे इरोजन शुरू हो जाएगा। चट्टानों क्या होगा? इरोजन शुरू होगा सर। बिल्कुल होगा सर। जब चट्टानें टूटेंगी धीरे धीरे तो यहाँ पर देखो लाएंगे, मिट्टी लेके आएंगी। बिल्कुल सर, चट्टानें मिट्टी लेके आएंगी धीरे धीरे। ये जो मिट्टी धीरे धीरे जमा होगा, ये मिट्टी जमा हो गई और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से ये पूरा क्या बन गया? ये मैदान का निर्माण हो गया। किसका क्या बन गया सर? ये मैदान बन गया। तो यही भूमि है जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसी का भाग है। ठीक है, समझ आया? ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है ना उसका भाग है। जो हमारा भारत है ना, भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है इस तरीके से ये है। ये मैं बता दूंगा आगे जाकर के, ज्यादा नहीं बात करेंगे। ठीक है भाई, याद रख लो प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा माना जाता है, आप लोगों को बताना है। और अरावली श्रेणी
और जो विंध्याचल श्रेणी है इसकी जो पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों से टूटा, मतलब पहाड़ियों से जो चट्टानों का क्या हुआ, इरोजन हुआ, ठीक है, अपरदन होंगी चट्टाने, तो धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी का जमना शुरू हुआ और ये बन गया मैदान। क्या बन गया? मैदान। जब मैदान बनेगा तो आपको पता है इस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति कैसी होगी, उर्वरक शक्ति कैसी होगी सर? ज्यादा होगी। इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कैसी ज्यादा है? जब उर्वरक शक्ति ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, उर्वरक शक्ति ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई यहाँ पर कि फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा सर। क्या होगा? फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। इस क्षेत्र में फसल का उत्पादन अच्छा होगा तो यहाँ पर ज्यादातर मोस्टली खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी प्रकार की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। और एक चीज और समझ लो, इस क्षेत्र में देखो कोई चट्टाने ज्यादा है नहीं। क्या? जैसे अरावली की श्रेणियां हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें। अरावली में मैंने बताया धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। धातु खनिजों की प्रधानता की बात करें तो अरावली श्रेणी में पाई जाती है, मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो इस क्षेत्र में ये बात करें हम खनिजों की दृष्टि से तो एक निर्जन प्रदेश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खनिजों की दृष्टि से निर्जन प्रदेश आता है जो हमारा ये पूर्वी मैदानी वाला प्रदेश वाला भाग है। सर काल की बात करें, अब लिखा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, चलो लिख लीजिएगा और समझते चलेंगे। देखो अब बात करें निक्षेपों से निर्माण तो हो गया सर, अब कुछ काल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है सर। तो काल से तो देखो काल लिख लीजिएगा। इसका जो निर्माण हुआ था ये बताना है आपको प्लेस्टोसीन युग में निर्माण होता है इनका। कौन से युग में? प्लेस्टोसीन युग में, या फिर एक और बोले तो मीसोजोइक काल में। कौन से काल में? मीसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ। नवजीवी विचार, ये जीवी के बारे में नेक्स्ट बताएंगे, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं आपके एग्जाम में, यही समझ लो। तो प्लेस्टोसीन युग में निर्माण हो गया। देखो याद कैसे करेंगे प्लेस्टोसीन युग का? देखो मैदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? प्लेन। अब पासे प्लेन पासे प्लेस्टोसीन, याद हुआ, पासे प्लेन पासे प्लेस्टोसीन, और ये पूर्वी मैदान, पासे ही पूर्वी मैदानी प्रदेश समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से पूरी चीजें। अब थोड़ा सा हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा विस्तार और इसके बारे में समझ लेते हैं। सर इसका जो क्षेत्रफल कितना आता है? सर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का टोटल एरिया का लगभग 23%, क्या 33% भाग है ये जो पूर्वी मैदानी वाला प्रदेश वाला भाग है। नेक्स्ट बात करेंगे इस क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें तो सर जनसंख्या कितनी निवास करती है? लगभग इसमें 39% इस क्षेत्र में जनसंख्या। देखो यहाँ पर 23% क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी? देखो 39%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। इस क्षेत्र में क्या है? जनसंख्या घनत्व सर कैसा है सर? ज्यादा है सर। जनसंख्या घनत्व कैसा है? ज्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में आप लोगों को बताया। अब मिट्टी की बारे में बात देखो, नदियां निक्षेप लेके आएंगी। निक्षेप मतलब जमा करेंगे। जमा क्या करेंगी सर? मिट्टी लेके आएंगी। क्या लाएंगी सर? मिट्टी लेके आएंगी। तो इस क्षेत्र में ओवरऑल बात करें तो मिट्टी तो यहाँ पर देखिए दक्षिण वाले भाग की बात करें, माही नदी का बेसिन है। यहाँ पर लाल लोमी या लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जो बनास वाला एरिया है, बनास के जो एरिया में पाई जाएगी आपकी भूरी मिट्टी पाई जाएगी, और जो बाणगंगा वाला है जलोढ़ मृदा पाई जाएगी इस वाले एरिया में पूरे में। तो लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी सर इस एरिया में? जलोढ़ मिट्टी, या दूसरा नाम और लिखिएगा इसका अल्फी सॉल्स भी बोलेंगे। क्या? अल्फी सॉल्स बोल सकते हैं। एक नाम और बोले तो इसको एलुवियल सॉइल भी बोलेंगे। एलुवियल सॉइल, ठीक है भाई, इसको एलुवियल सॉइल के नाम से भी हम इसे जानेंगे। और ये जो मृदा है सर्वाधिक उपजाऊ है। कैसी है? उपजाऊ मृदा है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी। एक नाम और रह गया इसमें, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसको काछारी मिट्टी भी कहते हैं। काछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, मैं जो करा दूंगा बस उसको शिद्दत के साथ पढ़ते जाएगी, समझते जाएगी। ठीक है भाई, चलो जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बता दिया। और देखो ये जो मृदा है उपजाऊ मृदा है तो यहाँ पर फसलों का उत्पादन होगा, लिखते जाएगा। यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होगा। क्या? खाद्यान्न फसल लिख देता हूँ, ठीक है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होगा। सर क्या होगा इस क्षेत्र में? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होगा। अब खाद्यान्न देखो ये मैदानी प्रदेश है तो इसमें खनिजों की जो प्रधानता है वो ज्यादा है नहीं सर, क्योंकि नदियों के द्वारा निक्षेप लाए गए थे। लेकिन जो चट्टान जो खनिज मिलते हैं मुख्य रूप से चट्टानी भाग में, जो आपका मैंने बताया था जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड वाले हिस्से में भारी चट्टानें पाई जाती थी और इसमें किसी हल्की चट्टानें थी अंगारा लैंड वाले एरिया में, मैंने बताया था आप लोगों को पहले। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करें। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने।
और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश से ओवरऑल और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर? जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक हो गया, लिख ही दिया मैंने आपको, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो गया। और इस क्षेत्र में देखो यहाँ पर सिंचाई, ये इस क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ये यहाँ पर सिंचाई की बात करें तो इस क्षेत्र में सिंचाई अधिकतर कैसे की जाएगी? कुएं व नलकूपों की सहायता से पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। समझ आया कि नहीं आया? और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। समझ आया कि नहीं आया भाई? मेरे सभी को समझ आया? एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ, मेरे साथ में बोलेंगे, याद हो जाएगा यहीं पर, कोई टेंशन लेने वाली बात। देखो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूर्वी मैदानी प्रदेश है। सर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण किससे हुआ है? जो मृदा जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट से लेके आएंगे ना, नदियों के द्वारा जो मिट्टी धूल कण वगैरह जमा किए जाएंगे ना, उनसे इसका निर्माण हो गया। सर जैसे मिट्टी आएगी यहाँ पर जमा होगी, तो सर यहाँ पर जो मिट्टी है, मैदानों जो चट्टानें टूट कर आएंगी, उसकी उर्वरता शक्ति ज़्यादा होगी। तो उर्वरता जो फर्टिलाइजर की जो पावर उसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सर फसल का अच्छा उत्पादन होगा। यहाँ पर गेहूं, सरसों, चना, इस तरह की फसलों का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इस वाले क्षेत्र में। पूरे आलू भी होते हैं इसमें। कौन से होते हैं? आलू भी होते हैं। और इस क्षेत्र में लाल, यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्षेत्र में बताऊंगा मैं आपको, जो विंध्य कगार वाली श्रेणी है ना, यहाँ पर एक विंध्य कगार वाली श्रेणी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। जो हम चंबल के बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अभी आगे बता दूंगा मैं इसके बारे में, पहले इसके बारे में समझ लो। तो मिट्टी कौन सी सर? इस पर जो नदियाँ के द्वारा जो निक्षेप जमा किए जाएंगे, उसमें मिट्टी होगी सर जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, या एलुवियल सॉइल या अल्फी सॉइल। यहाँ पर क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है। इधर क्लियर हुआ? यहाँ पर जो एरिया मैंने बताया आप लोगों को, इसका एरिया 23%, और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या सर इसमें ज़्यादा है। क्या लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर ज़्यादा है? और मैंने बताया कि ओवरऑल बात करें कि किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका एरिया मैंने बताया था 61.11%। यहाँ पर ओवरऑल 40% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इधर क्षेत्रफल ज्यादा है सर। क्या है? इधर क्षेत्रफल ज्यादा है, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा है? जनसंख्या घनत्व कम है। ये मैंने आपको पहले इन डिटेल में इन चीजों के पहले बता चुका हूँ, समझ आया होगा। चलो शुरू। और ये प्लस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है, ये मैंने बता दिया। जनसंख्या घनत्व सिंचाई कुएं नलकूपों की सहायता से की जाएगी, और अल्फी सॉइल, ये सब कुछ मैं उम्मीद करूंगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इससे। अब मैं इसको हम पढ़ेंगे, इसको विभाजित करेंगे 3 भागों में। मुख्य रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे 3 भागों में विभाजित करके। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आ गया आपको? आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी के सभी नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से उतार लो। अगर मैं बोल के पूरी लाइनें लिखाऊंगा तो भाई टाइम बहुत हो जाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग हमारे चैनल पर वीडियोस को देखते हैं। पता नहीं उनको पसंद नहीं आती, या यूट्यूब आप लोगों के पास वीडियोस को सजेस्ट करके नहीं भेजता। मुझे भी समझ नहीं आता कि व्यूज़ क्यों नहीं आते, लोग देखते क्यों नहीं। ज़्यादातर लोग डिजिटल बोर्ड वाले टीचर होते हैं ना, बड़े बड़े, उनकी क्लासेस को देखते हैं। लेकिन भाई ना, सच बता रहा हूँ, आप लोग कंपैरिजन कर लीजिएगा, किसी डिजिटल बोर्ड वाले सर से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट नहीं मिले तो बोल दीजिएगा सर आप लोग पूरा कंटेंट नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो भाई कम से कम एक भाई 10 भाइयों को जोड़ेगा। क्या? कम से कम 10 भाइयों को या बहनों को जोड़ेंगे, उसी से ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। ठीक है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट बना रखें। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए यूनिटी की ज़रूरत है, और जब आप और हम साथ में काम करें तो चीज़ों में क्लैरिटी आएगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने का। चलो अब इस प्रदेश को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटेंगे सर? इसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में उप विभाजन कर देते हैं इसका। तो पहला हम नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे हम माही बेसिन के बारे में। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बनास बाणगंगा बेसिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन। इन 3
भागों में हम इसको बांट करके पढ़ेंगे। देखो देखो भाई, ये जो एरिया है, ये जो यहाँ तक का एरिया है, इसको बोलेंगे, ये जो पूरा है इसको बोलेंगे माही बेसिन। कौन सा बेसिन? नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखो इसका विस्तार की बात करें, अभी मैं बताऊंगा इन डिटेल में, ठीक है, एक बार समझ लो। ये जो वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखो, इधर देखो मेरे साथ बोलेंगे, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ वाला एरिया है। यहाँ पर जो माही नदी का बेसिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माही नदी का बेसिन बोलते हैं भाई, ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर देखो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, कांठल है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, समझाऊंगा आगे। और यहाँ से देखो ये है आगे जाकर के, ये है हमारा बनास, ठीक है, बनास, और इसी को दो आगे बनास और एक्चुअली बाणगंगा को हम एक ही रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए इधर तो ये बनास होगी, जयपुर की, देखो बनास कहाँ से निकलते हैं? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलेगी तो वो बनास बनाएगी। नेक्स्ट आगे जाके बैराट की पहाड़ियों से, कोटपुतली से निकलेगी बाणगंगा नदी, जो जयपुर होते हुए दौसा और भरतपुर की तरफ निकल जाएगी और आगे, ठीक है भाई। ये इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में, समझ आया। और इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम, ये जो एक नदी आ रही है, देखो इधर से सीधा सट चली आ रही है और इस नदी का नाम है, यूं चली जाएगी और यूं चली जाएगी, इसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है इसका? चंबल नदी। इधर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल में समझें। और पहले भाग को शुरू करते हैं। इस दैट हमारा टॉपिक है माही नदी बेसिन। समझ आया? चलो लिख लीजिएगा इस तरीके से। अब पहला पॉइंट लिखेंगे माही नदी बेसिन। देखो माही नदी बेसिन, देखो बेसिन में बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। बेसिन कहते हैं जो नदी होती है, नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? हम बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। चलो तो जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक नदी आती है, ये नदी इस तरीके से ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और उल्टे यू आकार में चली जाती है। क्या देखो यहाँ देखो, इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलते हैं। ये जो माही नदी आएगी और यहाँ पर ये खादू गांव है, सबसे पहले प्रवेश कहाँ करेगी? वैसे नदी वाले टॉपिक पढ़ लेंगे लेकिन समझ लो फिर भी। यहाँ पर एक गांव का नाम है खादू गांव। कौन सा गांव? खादू गांव। खादू गांव बांसवाड़ा में ये प्रवेश करते हैं सबसे पहले। खादू गांव बांसवाड़ा, ये नदियों वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ। सबसे पहले ये नदी खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी और आगे जाकर के माही, ठीक है, माही नदी पर एक माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो कि राजस्थान का 3109 मीटर सबसे लंबा राजस्थान का बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध करें तो माही बजाज सागर बांध हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, एक यहाँ पर पिकअप बांध भी है, ठीक है भाई, कागदी पिकअप बांध है। और यहाँ पर देखो, अब आगे देख लेते हैं, ज्यादा नदियों के बारे में नहीं चलेंगे। देखो अब यहाँ देखो, एक बार मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। एक नदी आती है यहाँ से, देखो ये आ गई, ये आ गई, और इधर छोटी सादड़ी से एक नदी और आ गई सर, इसमें आ गई ना। देखो यहाँ देखो इस नदी का नाम है जाखम। कौन सी नदी है सर? ये जाखम। कौन सी? जाखम। और ये है बीछामेड़ी की पहाड़ी। कौन सी है? ये है बीछामेड़ी की पहाड़ी। बीछामेड़ी की पहाड़ी कहाँ है सर? ये उदयपुर में। देखो ये है बीछामेड़ी की पहाड़ी। सपोज करो ये कौन सी? बीछामेड़ी की पहाड़ी। बीछामेड़ी की पहाड़ी का उदयपुर में सर, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं सोम नदी। कौन सी नदी? सोम। और जो ये जाखम है, ये निकलती है सीता माता अभ्यारण्य भी यहाँ पर छोटी सादड़ी में। कहाँ पर? ये छोटी सादड़ी, इधर लिख देता हूँ, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। छोटी सादड़ी कहाँ है सर? प्रतापगढ़। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। मैं देखो अभी हमारे पास डिजिटल चीजें नहीं है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा पूरा। देखो उदयपुर में जो बीछामेड़ी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको सोम बोलते हैं, और जो छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य भी है वहां पर। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम। ये नदी जब ऊपर से इधर से जाएंगी और इधर से जाएगी जाखम नदी, ये दोनों मिलेंगी ये बेणेश्वर धाम में। कहाँ पर मिलेंगी? वेणेश्वर धाम। कहाँ पर मिलेंगी सर? वेणेश्वर धाम में मिलेंगी। बेड़सो धाम में मिलेंगी, जिसे आदिवासियों कुंभ भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? यहाँ माघ पूर्णिमा के दिन, कब? माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला भरता है। क्या भरता है? माघ पूर्णिमा के दिन बेड़ेश्वर धाम में मेला भरता है। सर्वाधिक फील लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं भाई, ठीक है भाई। तो इसके बारे में ज्यादा आर्ट कल्चर वाइज सर पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये समस्या है आपको। देखो इधर से जाखम आएगी, इधर से क्या जाएगी भाई? इधर से आपकी बीछामेड़ी की पहाड़ी सोम नदी जाएगी। और ये कहाँ पर इनका त्रिवेणी संगम होता है? तो आपको बताना है बेड़ेश्वर में। कहाँ
कहाँ पर, बेड़ेश्वर, बेड़ेश्वर कहाँ है सर, बेड़ेश्वर बताएंगे तो डूंगरपुर में, कहाँ पर है सर, डूंगरपुर में, पूरा लिखा दूंगा वैसे एक बार समझ लो। और ये जो नदी आई है, देखो यहाँ से देखो, ये जो नदी आई है धीरे धीरे, ये जो इस तरीके से जो नदी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही सर। अब ये जो नदी आ रही है इस क्षेत्र में, ये जो जो तटवर्ती एरिया है, क्या इसका जो प्रतापगढ़ में तटवर्ती एरिया है इसको बोलेंगे कांठल, क्या बोलेंगे, कांठल बोलेंगे। और जो यहाँ पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 गांव का समूह है जो उपजाऊ भूमि है, वहां पर क्या है, उपजाऊ भूमि है। इस क्षेत्र को पूरा पूरा 56 के मैदान के नाम से जानेंगे, 56 की पहाड़ियां, और याद कर लो 56 की पहाड़ियां हैं बालोतरा में, कहां पर 56 की पहाड़ियां, बालोतरा से शिवाना तक जो 56 गुम्बदाकार जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, उनको बोलेंगे 56 की पहाड़ियां, और 56 का मैदान बोलेंगे तो आपका जो प्रतापगढ़, और जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के एरिया में जो 56 गांव का समूह है उपजाऊ भूमि इस क्षेत्र में, तो उसको बोलेंगे हम 56 का मैदान। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ पर एक बागड़ राज्य की स्थापना की गई थी सामंत सिंह के द्वारा, 1178 में बागड़ राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि जिसकी राजधानी डूंगरपुर में आसपुर हुआ करती थी, क्या, डूंगरपुर में आसपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर मैं लिखाऊंगा इसको, पहले एक बार समझ लो, डूंगरपुर में आसपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है सर। अब होता क्या है, 1520 में जो बागड़ राज्य था, ये बागड़ राज्य दो भागों में बढ़ जाता है। जो ये पूर्वी हिस्सा था ये तो बन जाता है बांसवाड़ा, कौन सा आया, बाड़ा, बांस का बाड़ा, और दूसरा बन जाता है डूंगरपुर, डूंगर सिंह जी के द्वारा कौन सा बन गया, डूंगरपुर। जगमाल के द्वारा बांसवाड़ा बसाया गया, और डूंगर सिंह जी के द्वारा डूंगरपुर की स्थापना कर देगी, समझ आया। और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, ये अब संभागी बना दिया, बांसवाड़ा संभाग है, तो सर्वाधिक जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है दक्षिणी वाले एरिया में, इसी क्षेत्र में पाई जाती है, समझ आया सर। ये नदी आ रही तो सर मिट्टी भी बनाएगी, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है तो इस क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी। जब मिट्टी पाई जाएगी लाल लोमी या फिर लाल चिकनी मिट्टी बोलेंगे, तो इस क्षेत्र में एक फसल, देखो माही नदी है, माँ से मक्का, माँ से माही, माँ से मक्का, और माँ से मक्का की दो किस्मों का उत्पादन ज्यादा होता है। मुख्य रूप से माही कंचन और धवल का उत्पादन होता है, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर चावल का भी उत्पादन होता है, माही सुगंधा चावल का उत्पादन इस क्षेत्र से होता है। और पूरा का पूरा यहाँ समझ में आ गया होगा उम्मीद करूंगा। अब लेकिन लिखा देते हैं, और भी बताने को तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना बताऊंगा तो फिर आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं। चलो लिखते हैं हम इसके बारे में। तो माही मिशन के बारे में देखेंगे, तो नदियों के उद्गम पर उस पर बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी कैसी पाई जाएगी सर, बताइए। मैंने अभी बताया मिट्टी कैसी पाई जाएगी क्षेत्र में, तो सर आपको बताना है लाल लोमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लाल लोमी, ये लिखा दिया मैंने, सबको समझा दिया। लाल लोमी या लाल चिकनी मिट्टी, लाल लोमी या लाल चिकनी मिट्टी पाई जाएगी सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस क्षेत्र में और क्या चीजें बताई सर, फसल कौन सी होगी, सब मिट्टी होगी तो फसल कौन सी होगी सर। यहाँ पर फसल की बात करें, फसल हो गई आपकी मक्का। कौन सी, मक्का मुख्य रूप से है। मक्का में भी दो किस्में हैं, एक तो है माही कंचन, और दूसरी है इसमें माही धवल, ठीक है, माही धवल। एक है यहाँ पर चावल का भी उत्पादन किया जाता है। चावल की जो किस्म है उसका नाम है माही सुगंधा। क्या नाम है, माही सुगंधा। यहाँ पर चावल की किस्म भी पाई जाती है। यहाँ पर इसी क्षेत्र में एक त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी की बात करें तो ये इसमें किसका होता है, देखिए एक तो आपकी माही आ रही नीचे से, माही, इधर से आ गई जाखम और सोम, माही जाखम और सोम आ गई, ठीक है। माही जाखम सोम नदियों का यहाँ पर क्या होता है भाई, ये क्या होता है भाई, यहाँ मिलती है भाई, ठीक है। त्रिवेणी तीन संगम मतलब एक नदी इधर से आएगी, एक नदी इधर से आएगी, ये तीनों मिल गई इस टाई पॉइंट को, जो टाई पॉइंट बनता है इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो माही, देखो माही इधर से आ गई, इधर से जाखम आ गई, इधर से आ गई सोम का आता है बीचामेड़ी की पहाड़ियों से, और छोटी सादड़ी जो सीता माता अभ्यारण्य यहाँ से निकल के आती है आपकी जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, ठीक है भाई। कौन सा सबसे ऊंचा बांध बोले तो जाखम बांध, सबसे लंबा बांध करें तो माही बजाज सागर बांध। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और बात करें इस क्षेत्र में, यहाँ पर एक बागड़ प्रदेश बोलेंगे, मैंने बागड़ प्रदेश के बारे में पूरा बता ही दिया आप लोगों को, बागड़ प्रदेश, ठीक है, बागड़
प्रदेश के बारे में बता दिया। इस क्षेत्र में पहले व्याघ्र ज्यादा रहा करते थे। क्या? व्याघ्र ज्यादा रहने के कारण इस क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, बांगड़ इसका नाम पड़ गया था। नेक्स्ट बात करें, मैंने बता दिया कांठल बता दिया, कांठल लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। जो प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? माही नदी का, प्रतापगढ़ में लिख देता हूं, प्रतापगढ़ में, ठीक है, माही नदी का शॉर्ट में लिख रहा हूं तटवर्ती एरिया, ठीक है, तटवर्ती जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे कांठल क्षेत्र बोलेंगे। और यहीं पर है 56 का मैदान। कौन सा मैदान है सर? लिख लिया आपने? लिख लिया होगा। चलो एक बार और समझ लो, माही नदी, जो माही नदी है दक्षिण में है राजस्थान की, ठीक है भाई, तो माही विषय बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मृदा कौन सी पाई है? लाल लोमी में मृदा पाई जाएगी। फसल मक्का का उत्पादन किया जाएगा। मक्का की फसलों में किस्मों की बात करें, माही कंचन है, माही धवल है। चावल की बात करें तो माही सुगंधा। क्या? माही सुगंधा, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी होता है, माही सोम और जाखम का। माही सोम जाखम का कहाँ पर होता है? त्रिवेणी संगम, ये डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। बेड़ेश्वर धाम का मेला कब भरता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन बेड़ेश्वर धाम का मेले का आयोजन किया जाता है। कंटेंट समझा दिया और ये मैंने आपको पूरा का पूरा बांगड़ भी समझा दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं यहाँ पर आगे। जो माही नदी है ये उल्टे यू आकार में बहती है। माही नदी के नदी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ज्यादा तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो। माही नदी है ये उल्टे यू आकार में बहती है। ये माही नदी कैसे हो? ये उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है। अब यू आकार में बहती है। जो माही नदी है ना, इसका 45% तो पानी मिलता है राजस्थान को। कितना मिलता है? पानी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली की बात करें तो बिजली मिलती है हमें 100% बिजली हमें राजस्थान को ही प्राप्त होती है माही नदी पर, ठीक है। चलो आगे बात करें हम। यहाँ पर जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कितने बार? 2 बार काटती है। देखो यहाँ से ये कर्क रेखा जा रही है आप लोगों की, ये डूंगरपुर को टच करते हुए बांसवाड़ा के बीच से निकल के जा रही है। तो एक बार तो देखो यहाँ से ये प्रवेश करेगी जब, और दूसरी बार कट करेगी जब, तो 2 बार कर्क रेखा को काटती है वही। तो कौन सी नदी है का नाम आ गया? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ आया? नेक्स्ट अब थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और बताया, इसका नहीं है लेकिन थोड़ा सा वर्ड के रेस्पेक्टिव में बता देता हूँ। एक है मकर रेखा को एक नदी काटी है जिसका नाम है लिम्पोपी नदी। कौन सी नदी है सर? लिम्पोपी नदी, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, और एक तो लिम्पोपी हो गई, और एक रेखा को कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और है, ठीक है, भूमध्य रेखा की बात करें, इसको जायरे या कांगो नदी। कौन सी नदी? जायरे या कांगो नदी, ये अफ्रीका में है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों जो काल्पनिक रेखाओं गुजरती हैं? तो आपको बताना है जो अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से ये तीनों की रेंज जाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इन डिटेल में और आगे हम बर्ड के बारे में, बर्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, पहले इस राजस्थान के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। समझ आया होगा? पूरा कांठल बता दिया मैंने। उम्मीद करूंगा इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं रहा है आप लोगों का। वर्षा भी ठीक ठाक हो जाती है। और प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ का एरिया है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को ये इसको मालवा जहाँ पर मालवा का पठार है भाई मध्य प्रदेश में, तो इसमें मालवा के पठार का हिस्सा कौन सा है? तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ अभी और आगे बता दूंगा। समझ आया? कोई कुछ भी नहीं छोड़ा, सच बताओ कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं हम हमारे आगे बात करेंगे हम। तो बात करते हैं अब किसकी बात करेंगे? देखो यहाँ मैंने बताया था, ये चौक से ना मुझे एलर्जी है, इससे ये धूल वगैरह से एलर्जी है, लेकिन फिर भी ना करवा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ना उधर से मार्कर से करता हूँ तो फिर वो दिखाई, ये बोर्ड साफ नहीं होता। पता नहीं, बोर्ड हाई क्वालिटी का नहीं है, अपना छोटी क्वालिटी का है, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभार एलर्जी से हो जाती है मुझे इससे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में करेंगे। देखो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो ये है राजसमंद। ये है कौन सा जिला है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जिले का नाम आता है, ये है सर, ये तिलक के समान, ये है राजसमंद। कौन सा जिला है सर? ये राजसमंद। समझो ये जिला कौन सा है? ये जिला है सर राजसमंद। जो राजसमंद जिला है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ठीक है, खमनौर की पहाड़ी।
खमनोर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी से राजसमंद में? खमनोरी पहाड़ी। खमनोरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। खमनोरी की पहाड़ी से बनास नदी निकलेगी। अब देखो कैसे जाती है, अब डायग्राम मैंने बनाया नहीं लेकिन आपको एज्यूम करके चलना है, मैं जलेबी बता दूंगा। देखो यहां से निकलेगी, ये निकलते ही चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? चित्तौड़गढ़। राजसमंद से निकलेगी, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से इधर आएंगे तो ये कहाँ जाएगी? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से शाहपुरा की तरफ जाएगी, शाहपुरा की तरफ से जाएगी टोंक, टोंक से होते हुए नीचे सवाई माधोपुर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ये है हमारी बनास नदी। क्या? बनास नदी। देखो यहाँ से शुरू होगी, देखो ये राजसमंद शुरू होगी, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जाएगी, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से एक नया जिला और बन गया, इसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा से जाएगी टोंक में, टोंक से जाएगी ये कहाँ पर? सवाई माधोपुर में चली जाएगी। ये इसका प्रभाव क्षेत्र है। आगे और मैं इसके बारे में आपको इन डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, और ये मालपुरा भी, इधर मालपुरा आ गया, मालपुरा भी जिला अलग से बना दिया, तो ये मालपुरा, ये वाला इसका पूरा का पूरा यह समझ आया बनास नदी के बारे में। और जो बनास नदी है, बनास नदी में यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी, मृदा पाई जाती है आपकी भूरी मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, जो पठारी भाग है जहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, क्या? छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर? ये राजसमंद में। अब यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियों में जो एक मैदान बनता है, इसे पीडमांट का पठार। कौन सा पठार बोलते हैं? पीडमांट का पठार बोलते हैं। पीडमांट का पठार कहाँ है? तो आपको बताना है सर ये है राजसमंद। कहाँ पर है पीडमांट का पठार? बोलेंगे तो सर राजसमंद। ये गंदा सा डायग्राम बन रहा है लेकिन आप समझ से चलेंगे तो सब कुछ ही क्लियर हो जाए, लिखा रहा हूँ पूरा। तो ये हो गया राजसमंद जिले में कौन सा हो गया? पीडमांट का पठार। समझ में आ गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। पीडमांट के पठार से इधर चित्तौड़गढ़ में जाएगा, चित्तौड़गढ़ बूंदी में। और देखो ये है आपकी जो बनास नदी है, यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहेगी। कहाँ तक भाई? ये आपके जहाजपुर ये अब आपका शाहपुरा में आ गया। जहाजपुर कहाँ गया? शाहपुरा में। तो जहाजपुर शाहपुरा तक ये जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों में, एक तरीके से भूमि पर नहीं जाएगी ज्यादातर, तो ये यहाँ तक इसी तरीके से ऊपर ऊपर बहती रहेगी भाई। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अब यहाँ पर ये भूतल पे आती है, फिर यहाँ से लेकर के, कहाँ से? जहाजपुर से। क्या? जहाजपुर से लेकर के और ये मालपुरा तक, कहाँ तक? मालपुरा टोंक तक एक क्षेत्र का निर्माण करती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं खैराड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? खैराड़ क्षेत्र या खेड़ापा का क्षेत्र। खैराड़ क्षेत्र या खेड़ापा का क्षेत्र कहाँ से बनता है? ये है जहाजपुर शाहपुरा से लेकर के मालपुरा टोंक तक ये जो एरिया है ना, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? खैराड़। वैसे खैराड़ प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर भीलवाड़ा और शाहपुरा वाला एरिया है, कुछ इसमें टोंक का हिस्सा भी शामिल करेंगे। आगे जाकर के मालपुरा और ये करौली वाला एरिया भी मैदान इसमें आ जाएगा। पूरा मैदानी प्रदेश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब लिखे भाई। चलो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार और सुंदर सा मैं ऐसा करता हूँ, ये पूरी मैदानी प्रदेश को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो अब इसी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। देखो हम ये पढ़ रहे हैं अभी, ये उदयपुर वगैरह हो गया, यहाँ से ये राजसमंद हो गया आपका इस तरीके से। तो ये पढ़ रहे हैं अभी हम। देखो यहाँ से ये निकलेगी नदी, ये राजसमंद से निकलेगी, ये चित्तौड़ जाएगी, चित्तौड़ से जाएगी कहाँ? ये हो गया कौन सा? भीलवाड़ा से ये शाहपुरा पहुंचेगी, शाहपुरा से लेकर के यहाँ मालपुरा तक। कहाँ तक? मालपुरा ये अब नया जिला बना दिया। अब इस वाले एरिया को यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है इसको बोलेंगे खैराड़। क्या? खैराड़। इस मैदानी भाग को क्या बोलेंगे? खैराड़ या खेड़ापा भी बोल देंगे। कौन सा? खेड़ापा के नाम से भी जानेंगे। ठीक है भाई, अब इतना समझा दिया मैंने पूरा, आप समझ लो, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो हम बात करते हैं बनास बेसिन। बनास, देखो बनास और बाणगंगा एक साथ पढ़ते हैं लेकिन मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। ठीक है, बनास बाणगंगा बेसिन की बात करें तो इसको ये तो हो गया दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा हो गया कौन सा? हमारा बाणगंगा का। तो बनास बेसिन के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा अलग अलग ही, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बनास उसकी बेसिन की बात करें तो बनास नदी का उद्गम की बात करें भाई, उद्गम कहाँ से होता है मेरे साथ बोलेंगे तो आपको बताना है खमनौर की पहाड़ी। कौन सी? खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर है बताएंगे तो आपको बताना होगा राजसमंद से। ठीक है, इसका जो विस्तार है, विस्तार लिखना चाहे तो विस्तार लिख लो। विस्तार कहाँ होगा? एक तो हो गया आपका राजसमंद की बात सर, ये चित्तौड़ जाएगी, चित्तौड़गढ़ की बात सर ये कहाँ जाएगी? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भील का वाड़ा।
आगे बात करें तो ये जाएगी शाहपुरा, कहाँ जाएगी? शाहपुरा। शाहपुरा के बाद ये जाएगी टोंक, टोंक, टोंक के बाद जाएगी मालपुरा, मालपुरा, मालपुरा के बाद इधर सवाई माधोपुर। कहाँ? कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। ये इसका विस्तार क्षेत्र रहेगा जो कि मैंने समझा दिया आपको। इस पर मिट्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिट्टी की बात करें सर, मिट्टी कैसी है यहाँ पर? तो मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो बनास है तो यहाँ पर भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है सर? भूरी मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाएगी। इसी में एक राजसमंद में एक पीडमांट का पठार है। कौन सा? पीडमांट का पठार। कौन सा पठार है यहाँ पर? पीडमांट का पठार है। कौन सा पठार है? पीडमांट का पठार कहाँ पर है? जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में, उसमें एक मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। किसकी वजह से? बनास नदी की, तो उसको बोलेंगे पीडमांट का पठार। यही पूछता है आपसे। नेक्स्ट बात करें आगे, आगे बात करें तो इसमें मैंने बता दिया खैराड़ का मैदान। किसका मैदान? खैराड़ का मैदान। खैराड़, यहाँ पर इस क्षेत्र में खैराड़ी बोली भी बोली जाती है। क्या? कौन सी बोली? खैराड़ी बोली भी बोली जाती है। समझ आया? नेक्स्ट हम बात करें आगे, आगे बात करें तो मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान भी बोल देते हैं इस वाले एरिया को। कौन सा? मालपुरा करौली का एरिया के नाम से भी इसे जानते हैं। ये हो गया हमारा बनास बेसिन के बारे में समझ आया पूरा का पूरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम हमारे बाणगंगा, बाणगंगा, बाणगंगा नदी के बारे में बात करेंगे। जो बाणगंगा नदी की नदियों वाले टॉपिक में और बता दूंगा, इसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैदानों को। ठीक है, चलो एक बार और समझ लो। पहले पूरा का पूरा ज्योग्राफी करवाऊंगा आपको, पूरा इस यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ा होगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं बाणगंगा। ये क्या हो रहा है? बाणगंगा बेसिन की बात करें हम। कौन सा बेसिन है? बाणगंगा बेसिन की बात करेंगे। किसकी? बाणगंगा बेसिन की बात करें। बाणगंगा बेसिन की बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये थोड़ा इसको मिटा देते एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर है, ये एक जिला है, यहाँ पर ये इधर ये जिला है, इसका नाम है कोटपुतली। कौन सा जिला है सर? ये है कोटपुतली। कोटपुतली में एक स्थान है जिसका नाम है बैराट। बैराट की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने आपको, याद है क्या? 704 मीटर। कितना? 704 मीटर बताई थी ना, बताई, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद होगी, 704 मीटर। बैराट को विराट नगर कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था, आप लोगों को पता है पूरा का पूरा। यहीं पर बैराट सभ्यता का विकास हुआ। बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लास में मैं इसके संदर्भ में बता चुका हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करेंगे जो बैराट, बैराट से आएगी जयपुर। कहाँ पर? ये जयपुर। जयपुर से इधर जाएंगे दौसा, जयपुर से जाएंगे दौसा, दौसा से जाएंगे हम भरतपुर। कहाँ जाएंगे सर? भरतपुर। ठीक है, अब बात करें इसकी, क्या यहाँ पर ये जो नदी, जो बैराट की पहाड़ों से एक नदी का उद्गम होगा, जैसे कहेंगे बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होगा? देखो बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी को उद्गम हो गया। अब ये बाणगंगा नदी कोटपुतली, अब एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा, लोकेशन इसकी थोड़ी चेंज हो चुकी है, पहले जयपुर था, अब ये कोटपुतली। कोटपुतली से इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा जयपुर, जयपुर के बाद थोड़ा दौसा, दौसा से भरतपुर में चली जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? और मैं एक बार विस्तार की बात करें तो विस्तार समझ लो इसका, विस्तार कहाँ कहाँ से? विस्तार बात करें तो आपका कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड पूरा नाम लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोटपुतली बहरोड। उसके बाद जाएंगे जयपुर, जयपुर से कहाँ जाएंगे बोलो मेरे साथ में? दौसा, दौसा नहीं दौसा, दौसा के बाद भरतपुर। कौन सा पुर है ये? भरतपुर। ठीक है, इस तरीके से निकल के चली जाएगी। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया? वो समझा तो अच्छे तरीके से रहा हूँ। इस क्षेत्र में जैसे जैसे यहाँ पर जाएगी तो ये भी एक मैदान बनाएगी। इधर ये जो है आपकी वाराणगढ़, आगे जाके यमुना नदी मिलेगी। क्या ये चंबल में मिलेंगी ना? ये चंबल में, आगे चंबल में मिल जाएंगे आगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो ये मैदान, इसको रोही दोआब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोही दोआब। कौन सा दोआब बोलेंगे? रोही दोआब। तो रोही दोआब कौन सी नदी बनाती है? तो बाणगंगा नदी बनाती है। और मिट्टी की बात करें, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी होगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी सर? जलोढ़ मिट्टी हो गई। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, जयपुर वाले बाणगंगा में। और यहाँ पर वर्षा की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो फसल उत्पादन, फसल की बात करें, सब सरसों, सरसों बहुत होती है, सरसों, यह हमारे वाले क्षेत्र की बात हो रही है, हम भी यहीं के। ठीक है, सरसों, गेहूँ, चना भी खूब होता है। ठीक, गेहूँ, सरसों, चना। घर पे और क्या उगाते हैं? जौ भी उगाते हैं हमारे उधर। ठीक है, और क्या उगाते हैं? बहुत सारे उगाते हैं भाई,
मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये मोस्ट ध्यान रख लो, ठीक है। चलो ये हो गया, ये फसल हो गई इतनी, ठीक है। ये हो गया आपका बाणगंगा बेसिन। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हमने या बोले तो इसको तीसरा पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो उसका नाम था चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की बात करेंगे हम। चंबल नदी के बारे में इन डिटेल में समझेंगे हम नदियों वाले टॉपिक में, ठीक है भाई। अभी बस थोड़ा सा इतना समझते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। कहाँ से निकल के आती है? देखो यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं एक बार। लो भाई, ठीक है। चलो ये देखो, ये इधर, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो भाई, ये है आपकी चंबल नदी आ गई। ये है आपका ये देखो, इस तरीके से समझा देता हूँ। ये है आपका चित्तौड़गढ़। ये कौन सा गढ़ है सर? ये है चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़। कौन सा है? इसका एरिया, जगह का नाम बताएंगे तो इसका नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। मैंने बताया था विच्छेदित जिला यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ तो यहाँ पर है, लेकिन इसका कुछ एरिया यहाँ पर भी है, तो चित्तौड़गढ़ ये आ गया। चित्तौड़गढ़ से ये नदी कैसे, नदी का थोड़ा समझ लो। ये जैसे चित्तौड़गढ़ में ये नदी प्रवेश करेगी, और ये है बूंदी, इधर है बूंदी, और इधर क्या है? कोटा। इधर क्या है? बूंदी और कोटा। अब बूंदी और कोटा से ये सीमा बनाती हुई जाएगी। क्या? बूंदी और कोटा से ये सीमा बनाती जाएगी। बूंदी कोटा से ये सीमा बना जाएगी। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, आप लोगों को पता है बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं, हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जाएंगी तो इस तरीके से ये जो पहाड़ी क्षेत्र में जाती है, तो ज़्यादा मैदान का निर्माण नहीं करती। क्या? मैदान का निर्माण नहीं करेगी। और आगे जाकर के ये सवाई माधोपुर में जैसे पहुँचेगी, ये क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। सवाई माधोपुर में जमीन में प्रकट हो जाएगी। और यहाँ से जब जमीन में ये प्रकट होगी ना, तो ये क्या बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है, तो जमीन में प्रकट हो जाएगी। यहाँ पर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से जाएगी धौलपुर, ठीक है। ये प्रभास क्षेत्र हो गया। आप क्या बोलेंगे? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, भैंसरोड, कोटा, और जो ये हो गया कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई सब सर्वप्रथम पहुंचेगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कोटा, कोटा के बाद धौलपुर। कहाँ पहुंचेगी? धौलपुर। समझ आया? चलो लिख लेते हैं एक बार इसके बारे में। तो चंबल नदी बेसिन विस्तार देख लो, क्या है? विस्तार। विस्तार बात करें तो कहाँ पर है भाई? देखो सबसे पहले चित्तौड़गढ़, शॉर्ट में लिख, चलो हिंदी में लिख देते हैं। चित्तौड़गढ़ वाला जिला आ गया एक, तो इसमें चित्तौड़गढ़ से जाएगी तो कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी के साथ सीमा बनाते हुए, ठीक है, सीमा बनाते हुए नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे जाएगी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के आगे जाएगी कोटा में, सॉरी करौली में, सवाई माधोपुर के बाद करौली लिख लो, करौली के बाद जाएगी सर धौलपुर में। कौन सा पुर है? धौलपुर। अब यहाँ पर क्या है, इस चित्र को देख लो एक बार। ये जो जाएगी ना यहाँ पर, ये वाला एरिया है, ये वाला जो ये भूगर्भित एरिया है। कौन सा? ये इसको हम बोलेंगे भूगर्भित एरिया। कौन सा एरिया है? भूगर्भित एरिया बोलेंगे, भूगर्भित क्षेत्र। क्या बोलेंगे? दक्षिणी जो पूर्वी पठारी, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका भूगर्भित जो क्षेत्र एरिया ये है, ये क्षेत्र, इसका जो विस्तार है भूगर्भित, देखो सवाई माधोपुर से लेकर के धौलपुर तक। कहाँ पर? यह सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर करौली में जो पूर्वी पठारी मैदान, पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी मैदान है, इसका विस्तार जो भूगर्भित एरिया है में कौन कौन से आते हैं? सवाई माधोपुर में करौली, करौली के बाद धौलपुर। कौन सा? धौलपुर, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया? अब इस क्षेत्र में क्या होता है आपको पता होगा, धौलपुर में क्या पाया जाता है भाई? लाल पत्थर प्रसिद्ध है। तो यहाँ इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है भाई? तो इस क्षेत्र की बात करें तो भूगर्भित पट्टी की बात कर ले रहे हैं, भूगर्भित क्षेत्र की बात करें तो भूगर्भित क्षेत्र कहाँ पर है? एक तो सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर कोटा के बाद हो गया धौलपुर। कहाँ पर हो गया? धौलपुर। अब इस क्षेत्र में ये एक्चुअली किसका हिस्सा है? ये विंध्य कगार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्य कगार का हिस्सा है, ठीक है। विंध्यांचल श्रेणी का, इसे विंध्य कगार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विंध्य कगार कहते हैं किनारा। कगार मतलब क्या? यहाँ पर आपको पता है मैंने, यहाँ पर विंध्यांचल श्रेणी है। विंध्यांचल श्रेणी का एक तरीके से एक छोटी वाला जो कहते हैं कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला हिस्सा है एक, ठीक है। तो इसको विंध्य कगार बोले, मतलब विंध्यांचल का कगार भूमि वाला क्षेत्र कहेंगे। अब इस क्षेत्र में जो चट्टान है, जो चूना पत्थर भी पाया जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर लोहांश की अधिकता पाई जाती है। किसके अंश की? लोहांश की अधिकता पाई। लोहे का मतलब कैसा? रेड होता है। तो यहाँ पर एक पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लिख लो, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है भाई?
देखो देखो लिखो वहां पर, लाल लाल बालू का स्टोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल बालू का स्टोन। आपसे पूछेगा कि लाल बालू का स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है जो विंध्य कगार की जो श्रेणी है, जो भूगर्भित भाग है किसका, आपके जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का, वहां पर क्या पाया जाता है भाई, आपको बताना है कि लाल बालू का स्टोन पाए जाते हैं। लाल बालू का स्टोन बोले तो लाल पत्थर, और बालू का पाए जाने, आपको धौलपुर का पत्थर फेमस है, आपको पता है धौलपुर का लाल पत्थर फेमस है। मुझे एलर्जी होगी भाई इससे छोड़ो, पानी पी ले रहा हूँ। देखो जो धौलपुर वाला एरिया है ना, यहाँ पर लाल पत्थर पाया जाएगा। कौन सा पत्थर? लाल पत्थर। देखो यहाँ पे लाल पत्थर पाया जाएगा। अब तो लाल पत्थर पाए जाने के कारण जो धौलपुर है इसको रेड डायमंड सिटी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड सिटी किसे बोलेंगे, तो आपको बताना है सर, धौलपुर को हम रेड डायमंड सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेड डायमंड सिटी कहेंगे। ठीक है भाई, चलो इस चंबल नदी के बारे में पूरा बता दिया। अब चंबल नदी के कारनामे के बारे में नहीं बताया। क्या चंबल नदी कांड क्या करती है? कांड बोले तो कोई गलत काम बोले तो जिससे लोगों को अच्छा नहीं लगता हो। ठीक है, वो गलत काम कम भी करती है, नदी बिल्कुल करती है। सर क्या करती है ये समझो। देखो ये गलत भी करती है और अच्छा भी करती है, समझो। ये जो चंबल नदी, देखो धीरे धीरे यहाँ से ये चंबल नदी जाएगी, ऐसे जा रही है भाई, जा रही है। देखो इसको देख लो, ये थोड़ी चौड़ी कर देते हैं इसको। ये चंबल नदी जा रही धीरे धीरे, इसका नाम क्या है सर? चंबल नदी है। ये चंबल नदी जा रही है। अब क्या होता है सर, इसमें पानी का जो बहाव जो है, जो क्या बोले, स्तर बोले, पानी का स्तर सर ज्यादा हो गया। जब पानी का स्तर ज्यादा हो गया, माएगा नहीं तो कभी कोई क्या होगा सर, पानी इधर से फूट जाएगा मतलब यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जब पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, अब यहाँ पर गया सर, इसमें भी, इस पाइप में भी नहीं मारा तो पानी इधर भी निकलना शुरू हो जाएगा। सर यहाँ से आगे जाएंगे, अब यहाँ पर इस क्षेत्र में भी पानी नहीं मारा तो एक पाइप इधर से और निकल जाएगा, ऐसे समझो, ये बन गया। और इधर से भी नहीं मारा तो इधर से पाइप निकल गया। इस तरीके से ये पाइप निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? पाइप नुमा संरचना बन जाती है इसके चारों ओर। ठीक है, क्या पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाती है। क्या इस तरीके से, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी कैसे ही बना लो भाई, है ना। ठीक है भाई, अब ये क्षेत्र बन गया। अब देखो ये इसमें क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। अब जब आपको पता है जब पानी बहता है ना तो मिट्टी को काट के लेके जाता है, तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? निचला हिस्सा। ये कौन सा हो गया? निचला भाग हो गया। और जो बगल वाला हिस्सा होगा थोड़ा सा उठा हुआ, ये हो गया ऊंचा हिस्सा। देखो ये जो पहले अच्छा मैदानी क्षेत्र था, लेकिन इसमें ये क्या हुआ, ये काटते हुए मिट्टी को काटते हुए चली गई। इसी तरह ये मिट्टी को काटते चलेंगे तो ये वाला ऊंचा हिस्सा रह गया। तो कहें तो ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करेंगे। किसका? ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ये ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो गया। अब जो भूमि ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो गया, इसको ही और यहाँ पर और एक क्वेश्चन और बनता है कि चंबल नदी के द्वारा जो उत्खात भूमि, तो इसी को बोल लेंगे। तो बात करें अवनालिका अपर्दन, अवनालिका जो नली बन रही है, बिल्कुल ठीक है। तो अवनालिका अपर्दन कहते हैं मिट्टी के कटाव को। तो अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा किस नदी के द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो डांग है, देखो इस क्षेत्र को पूरे क्या बोलेंगे, ये क्षेत्र जो बनेगा है ना, ये पूरा क्षेत्र बनेगा। ये इसमें बहुत बड़े पेड़ है भाई, झाड़ियां हैं इधर धौलपुर में बहुत ज्यादा। डांग बोलते हैं। डांग में बियड में रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? बियड बोल दिया। अब बियड में रहते हैं डाकुओं की शरण स्थली भी किसको बोलते हैं? बियड बोलते हैं, बियडों को बोलते हैं भाई। यहाँ पर बड़े बड़े क्या है भाई, पेड़ वगैरह है। तो और यहाँ पर और जो खो का निर्माण हो जाता है, जो दो डांग के बीच का हिस्सा है ना, दो डांग के बीच के हिस्से को बोलते हैं खो। देखो एक डांग ये हो गई बड़ी सी, एक हो गई ये, अब ये हो गई ये खो। इस खो में दुबकते हैं कौन? डाकू। क्या? डाकू दुबकते हैं इस खो में। ये इतनी मतलब अंदर की तरफ होते कि उनको पहचान नहीं पाते लोग। अब पुलिस वगैरह भी गुंडों को नहीं पकड़ पाती थी पहले, अब तो नहीं रहा इतना, खैर पहले ज्यादा था यहाँ पर। ठीक है, तो खो हो गई। अब यहाँ पर क्या डाकू आराम से रहते हैं। अब यहाँ पर मान चलो कोई आया गाँव का आदमी, अब गांव के आदमी से बोलेंगे भाई खाना लेके आओ हमारे लिए, खाना नहीं लाएंगे तो डाकू क्या मारते हैं? गोली मार देते, तुरंत गोली मारते हैं। ठीक है, यहाँ से दो डाकू गोली मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डांग क्षेत्र की बात करें। अब ये डांग
डांग हो गया। अब डांग के बारे में बात करें सर, डांग का जो विस्तार है एक्चुअली कितना है, तो डांग का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार की बात करें, डांग का जो सर्वाधिक विस्तार है, शायद डांग का सर्वाधिक विस्तार तो सवाई माधोपुर में, कहां पर है, सवाई माधोपुर में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो डांग का विस्तार है वो सर्वाधिक है धौलपुर में। कहां पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कहां पर है सर, ये धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में सर्वाधिक विस्तार आपका मिलता है किसका, डांग क्षेत्र का। ठीक है, डांग क्षेत्र का। अब कोई एक क्वेश्चन और बन जाता है सर, क्या बनता है वो भी लिख लो। अब वो लिखे तो वो भी लिख लो, वो क्या है, एक डांग का राजा और डांग की रानी। क्या, डांग का राजा, डांग का राजा, क्या क्वेश्चन निकालते लोग वहां ना, क्या डांग का राजा और डांग की रानी, डांग का राजा और डांग की रानी बोलेंगे भाई। राजा कहेंगे भाई जिसका थोड़ा सा प्रभुत्व ज्यादा होगा, पावरफुल होगा, तो डांग का राजा बोलेंगे हम धौलपुर को। किसको बोलेंगे, कौन से पुर को बोलेंगे हम, डांग का राजा धौलपुर, रेड डायमंड सिटी के नाम से भी इसे जानेंगे। नेक्स्ट बात है रानी, रानी तो कोई नाम अच्छा ही होगा इसका, करौली। कौन सी है, करौली, करौली, ये हो गई, करौली हो गई आपकी डांग की रानी। नाम भी ली आ रहा है, तो महिलाओं के नाम में तो आता है बड़ी ज्यादातर, करौली। ठीक है भाई, करेले जैसी है ये महिलाएं, तो कड़वी होती है कुछ तो समझ लो। तो करौली, डांग की रानी कौन होगी, डांग की रानी बोले तो करौली, राजा धौलपुर। ठीक है भाई, चलो समझ आया। यहाँ तक ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब रह गया हमारा ये दक्षिणी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपकी क्लास को देख लेता हूँ, कितना टाइम हो गया, अदरवाइज फिर हम कल करेंगे क्लास को। और अभी हाँ ध्यान आया, मैंने एक टॉपिक आपका रह चुका है, टॉपिक इसमें छूट चुका है। टॉपिक कौन सा छूट गया कि जो आपका जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम बूंदी में, जैसे लाखेरी दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, तो अरावली का एक टॉपिक रह रहा है सिर्फ दर्रा वाला। तो या फिर हम ऐसा करते हैं, कल दर्रे को भी पढ़ लेंगे और हम इसको भी पढ़ लेंगे। किसको, दर्रा पढ़ लेंगे और हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो, आदि समझ लो। ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है, क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी फटेगी तो मैं आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में, पहले एक बार टाइम देख लेता हूं, अदरवाइज मैं अभी फिनिश करवा देता हूं। नहीं भाई 50 मिनट का टाइम हो गया आप लोगों का, अब नहीं करेंगे। अभी मुझे लाइब्रेरी भी जाना है, तो बाकी का हम बाद में ही करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियोस को शेयर करें और अपने छोटे बड़े भाई बहनों तक पहुंचाएं। कम से कम 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ पैसा आता हो मुझे या फिर आप लोगों का पैसा चला जाएगा लाइक कमेंट कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, और जो भी भाई ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन बटन भी है, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोस, नोट्स सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे भाई। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास आप लोगों का। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया होगा, और प्रूव करने के लिए कि सर ने जो पढ़ाया है सही पढ़ाया है, ठीक पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कैसे नहीं पढ़ाया, ये दमदार दम है या नहीं कंटेंट में, तो आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लें। क्या उठा लें, क्वेश्चन पेपर उठाएं। क्वेश्चन पेपर में यहां से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है तो इससे बाहर क्वेश्चन है या नहीं, बस ये बताएं मुझे। बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन है तो फिर आकर के मुझे बताएं कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये क्यों नहीं करवाया। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मैंने आप लोगों को, वहां पर आप संपर्क कर लीजिएगा। सर ये बात है, ये बात तो आप लोगों की गलत है, तो हम कोशिश करेंगे हम सुधार करें। और वैसे तो 90% तो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चलूंगा। मैं बहुत सारी गाइडों की हेल्प ले रहा हूं, और उन सभी के आधार पर जो मेरे खुद के नोट्स हैं और जो बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े जो बुक हैं, ठीक है भाई, उसके आधार पर मैं चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमेशा क्या करें, मेहनत करें। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, 5 दिन नहीं पढ़ोगे, तो कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि 4 दिन तो इतनी पढ़ाई करेंगे, सब पढ़ बहुत ज़्यादा। रेगुलरिटी मेंटेन करना आना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आपको बहुत ज़्यादा होशियार होना भी जरूरी नहीं है गवर्नमेंट नौकरी के लिए, जो मुझे पर्सनली लगता है। इसमें चाहिए इंसान ना कॉन्टिन्यूस लगने वाला, संघर्षशील, धैर्यवान इंसान चाहिए। जिसको धैर्य नहीं ना वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले पाएगी। धैर्य चाहिए और अपने आप पे विश्वास रखो, बस शिद्दत से मेहनत करते जाओ, एक दिन सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चलो बंद करें इसको।
धन्यवाद आप सभी के लिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है मुझे, तो कमेंट्स शेयर किया करें अपने, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और साथ बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।